13 साल से जिद पर अड़े ईरान ने अपनी जिद छोड़ दी है। ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और बदले में ईरान पर लगी कारोबारी पाबंदियां धीरे धीरे हटा ली जाएंगी। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद दुनिया के नक्शे पर ईरान की अहमियत अचानक बढ़ गई है, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास मौजूदा तेल के भंडारों के दरवाजे दुनिया के लिए खुल जाएंगे, या इससे भी बड़ी वजह है? आतंकी संगठन आईएस के हाथों होने वाली बेशुमार हत्याओं की ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इन तस्वीरों का ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते का क्या कनेक्शन है? इसके जवाब के लिए आपको देखनी होगी ये खबर। ईरान की सड़कों पर जश्न की ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख पा रही है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़कर दुनिया के साथ एक बार फिर कदम मिलाकर चल पड़ा है। After 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. 14 जुलाई को हुए इस समझौते का असर दुनिया की राजनीति पर पड़ने जा रहा है, लेकिन इससे पहले देखिए ईरान परमाणु हथियार बनाना कैसे बंद करेगा। धरती से मिलने वाले नाभिकीय ईंधन का नाम है यूरेनियम, लेकिन परमाणु हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल सीधे नहीं होता। इसे बेहतर बनाना पड़ता है और इसके बाद बनता है संवर्धित ईंधन। अब अगर परमाणु ईंधन जैसे बिजली बनानी हो तो यूरेनियम में 3.7% तक बदलाव किए जाते हैं, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम में 20 से 27% बदलाव करने की जरूरत होती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियारों के लिए जरूरी 20% से ज्यादा बदलाव की तकनीक हासिल कर ली थी, लेकिन अब ईरान ये तकनीक इस्तेमाल नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब जांच भी कर पाएंगी, जिससे ईरान 13 बरस से इनकार करता रहा है। सीधा असर यह है कि दुनिया भर में अपनी बड़ी और विध्वंसक सैन्य ताकत का दावा करके बार बार दुनिया पर दबाव बनाने वाला ईरान अब कम से कम मानवता को मिटाने वाले हथियार नहीं बना पाएगा। सुनिए बराक ओबामा का एक और बयान। The greatest threats come from the Middle East and North Africa, where radical groups exploit grievances for their own gain. And one of those groups is ISIL. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL. बीते 2 साल से अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है आईएस, यानी अबू बकर अल बगदादी का आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट। अब तक के सबसे क्रूर सुन्नी आतंकी संगठन आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के खौफ को मिटाने के लिए भी अमेरिका और उसके 5 सहयोगी देशों के साथ ईरान का यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी वजह है पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों का ये नक्शा, जो शिया और सुन्नी समुदाय की सत्ता और समर्थन को दिखाता है। इस नक्शे में ईरान, कुछ हद तक यमन और लेबनान में ही शियाओं की आबादी ज्यादा है, जबकि सऊदी अरब, इराक, सीरिया, जॉर्डन, ओमान और यूएई जैसे देशों में सुन्नी ताकतवर हैं। खौफ की ऐसी तस्वीरें पेश करने वाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भी सुन्नी लड़ाकों का ही संगठन है। ऐसे में अमेरिका इराक में सद्दाम की सुन्नी सत्ता को मिटाने की वजह से आईएस के निशाने पर है। अब वो ईरान की जमीन पर पांव रखकर आईएस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता है, और इसलिए वो भूल गया है ईरान से 35 साल से चली आ रही दुश्मनी। 35 साल पुरानी दुश्मनी।
ईरान अमेरिका को सबक सिखाना चाहता था और अमेरिका ने ईरान को पाबंदियों की सजा भी सुनाई। ये सब कुछ उन 35 सालों में हुआ जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते थे। बिना इस इतिहास को जाने ईरान से हुए नए समझौते की अहमियत समझना नामुमकिन है। अब से 3 साल पहले यानी साल 2012 में उस दौर के ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। ये तस्वीर ईरान के स्टेट टेलीविजन पर प्रसारित हुई थी, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति एक परमाणु संयंत्र में मौजूद थे और दावा कर रहे थे कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने में महारत हासिल कर ली है। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाकर आर्थिक और कारोबारी घेराबंदी करने वाले अमेरिका के लिए ये ईरान की खुली चुनौती थी। आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा था? जवाब जानने के लिए 35 साल पहले उस दौर में चलना होगा जब ईरान में मोहम्मद शाह रेजा पहलवी का शासन था और शाह के दोस्त हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर। Iran is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. शाह अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान और अमेरिका की ये दोस्ती अचानक टूट गई। वजह थी 1979 की ईरानी क्रांति। इस क्रांति में पूरा ईरान शामिल था और उसके नेता थे अयातुल्लाह खमेनी, जो शाह के विरोधी थे और पेरिस में निर्वासित जिंदगी बिता रहे थे। आखिरकार शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और 2 हफ्ते बाद फरवरी 1979 में खमेनी तेहरान आ गए, एक हीरो की तरह। अयातुल्लाह खमेनी का असर ईरान पर बढ़ने लगा और उन्होंने अमेरिका को अपना नया दुश्मन घोषित कर दिया। असर दिखाई देने लगा। खमेनी की वापसी के महज 9 महीने बाद हजारों छात्रों ने अमेरिकी दूतावास को तबाह कर दिया और 63 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। यह अमेरिका को नए ईरान की पहली चुनौती थी। ما از دخالت نظامی نمیترسیم. اون چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. अयातुल्लाह खमेनी साल 1989 तक ईरान की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन उनके बाद सत्ता में आए अली खमेनी की विचारधारा भी अलग नहीं थी। हालात और बिगड़ गए जब अली खमेनी की अगुवाई में ईरान ने आतंकी संगठनों को हथियार और पैसे से मदद करनी शुरू कर दी। दावा किया जाता है कि उसी दौर में ईरान ने अपना खुफिया परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तब तक अमेरिका ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। यही नहीं, ईरान के बच्चे बच्चे के हाथ में हथियार थमा दिए गए और धमकी दी गई कि अमेरिका जंग छेड़ता है तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। इसी तनाव के बीच साल 2005 में अहमदीनेजाद ने ईरान की सत्ता संभाली, लेकिन खमेनी ही सर्वे सर्वा थे। साल 2002 से साल 2012 तक अमेरिका बार बार परमाणु हथियारों का सवाल उठाता रहा और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की हालत बिगड़ी, लेकिन अहमदीनेजाद का रुख नहीं बदला। इसी रुख के चलते अहमदीनेजाद ने साल 2012 में ईरान के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर परमाणु बम बनाने का दावा कर दिया। पाबंदियां और कड़ी कर दी गई। आखिरकार साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी की मार से परेशान ईरानी जनता ने सत्ता हसन रूहानी को सौंप दी। अब हसन रूहानी की अगुवाई में ही ईरान ने परमाणु कार्यक्रम की जिद छोड़ दी है और माना जा रहा है इसका असर अब एक नई राजनीति में दिखाई देगा।
ईरान और अमेरिका दोनों की दुश्मनी सुन्नी आतंकवादी संगठन IS से है और ऐसे में दुश्मन के दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। ईरान पर अगले कुछ सालों में पाबंदियां कम करने का वादा भी किया गया है। इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। उसे तेल सस्ता मिल सकता है और ईरान से सीधे पाइपलाइन के जरिए भारत तक तेल और गैस पहुंचाने का सपना भी अब पूरा हो सकता है। पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तेल पहुंचाना न सिर्फ सस्ता माना जाता है, बल्कि इससे दूसरे जरिए से तेल मंगाने में होने वाला नुकसान भी कम हो जाता है। भारत भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से मंगाता है और अरसे से ऐसे ही पाइपलाइन का सपना देखता रहा है। नक्शे के मुताबिक ये पाइपलाइन ईरान के असैलुए इलाके से शुरू होगी और फिर पाकिस्तान खुजधार इलाके में पहुंचेगी। यहाँ ये पाइपलाइन 2 हिस्सों में बंटकर पाकिस्तान के कराची और भारत के दिल्ली शहर तक पहुंचनी है। अब तक ईरान पर लगी पाबंदियों की वजह से भारत इस सपने को परवान नहीं चढ़ा पा रहा था, लेकिन अब इस पर काम आगे बढ़ सकता है। पाबंदियों के हटने के बाद ईरान दुनिया भर को कच्चा तेल सप्लाई कर पाएगा और इससे तेल की कीमतें भी घटेंगी। ईरान 5 लाख से 8 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे साल के बचे हुए महीनों के लिए दोगुना तेल उपलब्ध होगा। कच्चे तेल की कीमतें करीब $40 प्रति बैरल तक गिर सकती हैं। तेल की कीमत में $1 की बढ़ोतरी से सब्सिडी में 6,300 करोड़ रुपए बचेंगे। खाड़ी के दूसरे देश तेल की कीमत चुकाने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। ईरान बाजार में पैठ बनाने के लिए 90 दिन का समय देने को तैयार है। ईरान विश्व का एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और यदि ईरान की जो ऑयल सेक्टर है उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, तो तुरंत मेरे ख्याल से ऑयल की जो कीमत है वो गिरेगा। ये भारत के लिए एक बहुत सकारात्मक डेवलपमेंट होगा। जाहिर है इससे भारत को फायदा होगा, लेकिन पाबंदी हटते ही ईरान के लिए बाजार खुल जाएगा और कई दूसरी चीजों पर भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। भारत सोयाबीन का तेल, बासमती चावल, शक्कर और मीट की सप्लाई करता है ईरान को। पाबंदी की वजह से ईरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से 20% ज्यादा पैसा देता था। वहाँ पे कनेक्टिविटी, हिंदुस्तान एक चाबहार पोर्ट वहाँ बना रहा है। उस पोर्ट से हमारा सेंट्रल एशिया की तरफ सारा ट्रेड जाएगा, तो कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रल एशिया को, ईरान गेटवे है सेंट्रल एशिया का। लेकिन पाबंदी हटते ही भारत की ये कमाई बंद हो जाएगी। भारत के लिए पाबंदियों से ईरान की आजादी फायदे का सौदा या घाटे का, ये आने वाले दिन बताएंगे।